ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स में आज हम नेक्स्ट लेवल का डिजास्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है सुनामी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सुनामी को सिर्फ सुनामी के कॉन्टेक्स्ट में ही कवर नहीं करेंगे, आप जानते हैं हमारा लेक्चर कवर करने का तरीका। इसे हम टिल डेट अपडेट अप्रोच के साथ टारगेट करेंगे। इसके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रेफरेंस पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आज के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समाज पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। भारत के अंत पर, एंड पे और वर्ल्ड लेवल पर इसको देखने के लिए क्या मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं, इसके कौन कौन से वार्निंग सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, कैसे भारत में काम कर रहे हैं और उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो सारा सिस्टम आपको बताया जाएगा। बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स क्या होते हैं, BPR सिस्टम, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इंडिया के लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर ये इंक्रीज़ क्यों होने वाली है और हो रही है, जिसके लिए आपको नेशनल कोस्टल रेगुलेशन के बारे में बताया जाएगा। 1991 में ये आया, 2011 में इसको बड़े लेवल पर रिवाइज किया गया और अभी 2018 लेटेस्ट मोदी गवर्नमेंट की जो रिवीजन्स हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो कोस्टल जोन रेगुलेशंस या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ के बारे में पूरी डिटेल में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ये अपने आप में ही करंट अफेयर का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक बनता है। शैलेश नायक कमेटी क्या है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या आई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा 2018 कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या उसके इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, फिशरमैन क्यों प्रोटेस्ट पे आकर के खड़ा हुआ है, फार्मर क्यों रो रहा है, रियल एस्टेट बिल्डर्स क्यों बार बार साउथ मुंबई के चक्कर लगा रहे हैं और तमिलनाडु के कोस्ट में घूम रहे हैं, टूरिज्म के बढ़ने से क्या क्या लाभ होगा, गवर्नमेंट का क्या तर्क है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ये कैसे कहती है कि हम बड़े हुए एरियाज जो हम रिक्लेम करेंगे उनमें ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के भारतमाला प्रोजेक्ट कैसे जुड़ा हुआ है कोस्टल एरियाज़ के साथ और यहाँ पर सुनामी का क्या रोल आ जाता है, वो सारा हम इस डिजास्टर के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके बाद ये सारा आपका कवर हो जाएगा। इसमें लेटेस्ट 22 दिसंबर 2018 की जो इंडोनेशिया में सुनामी आई है जिसका रीज़न सिस्मिक नहीं था, लैंडस्लाइड था, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा लेक्चर कवर रहेगा। शुरुआत करें। जब हम सुनामी की बात करते हैं तो ये दो वर्ड से फॉर्म होती है बेसिकली। तो जापानीज वर्ड है, तो फर्स्ट इज द सू और इसका मतलब क्या है, हार्बर, और नेम या कहीं कहीं पे रहता है नेमी, तो नेम माने तो वेव्स। तो सू नेम या हार्बर वेव्स, दिस इज द लिटरल मीनिंग, द हार्बर वेव, इट्स अ सुनामी, इट्स अ जापानीज वर्ड। तो सुनामी बेसिकली कौन सा वर्ड है, जापानीज। नाम क्या है, हार्बर वेव्स। ओके, द हार्बर यू नोज, जहाँ पर शिप्स को आकर के अकोमोडेट होना होता है। क्यों इनका नाम इस तरह का पढ़ा, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इन्हें शैलो ओशियन वेव्स क्यों कहा जाता है, ये सारा आपको समझाया जाएगा। हम टेक्निकली भी पढ़ेंगे और हर डिफरेंट एस्पेक्ट में भी समझेंगे। तो जापानीज नेम ही क्यों है, अगर हम बात करें कि हमने सुनामी के बारे में पढ़ा तो जापानीज नेम ही क्यों है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन से डिजास्टर में आता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल कैटेगरी की क्लासिफिकेशन में फॉल करता है। जब हाइड्रोलॉजिकल कैटेगरी की हमने बात की तो फिर ये कहाँ पर होता है, ये लेक्स में होता है, रिवर्स में होता है, ये ओशियंस में होता है। तो सुनामी एक डिजास्टर है जो कनेक्टेड विद द ओशियंस एंड सीज। अब ओशियंस एंड सीज की अगर हम बात करें तो उसमें हमें पता है कि आपके पास यू हैव इंडियन ओशियन, देन यू हैव पैसिफिक ओशियन, देन यू हैव अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द होल पैसिफिक ओशियन। इन तीन ओशियंस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 70% सुनामीज आपसे पूछा जाए किस ओशियन में आती है तो दैट इज पैसिफिक। तो 70% सुनामीज पैसिफिक ओशियन में आती है, 70% पैसिफिक। अब इसके अलावा आपसे पूछा जाए पैसिफिक ओशियन, ओके। तो ये फेनोमेना सिर्फ ओशियंस नहीं, ये सीज में भी हो जाते हैं। उसके लिए मैप लगा करके आपको समझा देते हैं, मैप लगाइए, ठीक है। तो डाटा वाइज अगर हम देखें तो ओशियन में सबसे ज्यादा ये कहाँ पर आते हैं, पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन में कितने आते हैं, 70%।
उसके बाद अगर हम सीज वाइज देखें तो मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक। तो मेडिटेरेनियन इज अ सी, अटलांटिक इज ओशन। तो मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक 15%, तो 85% हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैसिफिक कवर्ड, मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक रीजन कवर्ड दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ कैरेबियन सी। तो 9% के अराउंड कैरेबियन में भी आ जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका ये इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में आते हैं 6%। तो पूरे हो गए 100%। यस सर। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त 70% का प्रोपोर्शन सिर्फ पैसिफिक ओशन ने होल्ड किया। तो रीज़न क्या है? पैसिफिक ओशन का ये जो रीजन है जिसमें जापान आ जाता है, चाइना, फिलीपींस और ये सारा का सारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इंडोनेशिया खास तौर पर, यहाँ से होते हुए यहाँ तक पर्टिकुलरली बड़े लेवल पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इस पूरे के पूरे रीजन को रिंग ऑफ फायर के तौर पर जानते हैं। सो इट इज़ अ रिंग ऑफ फायर अराउंड द पैसिफिक ओशन, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होने की वजह से कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज एंड डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज तो यहाँ पर क्रिएट होते ही हैं। और वो जो क्रिस्टल प्लेट मूवमेंट होती है उसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियानिक प्लेट दोनों आपस में अगर कन्वर्ज करें तो ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है, जिसकी वजह से सबडक्शन के बाद आपको ट्रेमर्स फील होते हैं, अर्थक्वेक फील होते हैं। और वो जो सबडक्शन होने के बाद सारा का सारा रॉक मटेरियल अंडर द प्रेशर मेल्ट डाउन हुआ है, वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक eruption आपको वॉल्केनो के तौर पे नजर आएगा। तो अगर आप अमेरिका के इस अलास्का रीजन की बात करें और ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर आपको रेकरेंट वॉल्केनोज नजर आते रहते हैं। तो इट इज़ अ रिंग ऑफ फायर। और ऐसे में बात करें तो जापान एक ऐसी कंट्री है जो प्लेट मार्जिन्स पे ही फॉल करती है ऑलमोस्ट। इसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेमर फील होते हैं और अर्थक्वेक प्रोन है, और साथ साथ अर्थक्वेक आता है तो सुनामी प्रोन भी है। वो आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको सुनामी के रीजन समझाऊंगा। यही कारण है कि वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी टोटल सुनामीज आती हैं उसकी अकेली 22% के अराउंड जो सुनामीज आपको फील होती हैं वो जापान में फील होती हैं। दैट्स वाई जापानीज पुराने समय से ही सुनामी के डिजास्टर को फेस करते चले आए हैं। तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। ओके, जस्टिफाई हो गया कि सुनामी इज अ जापानीज वर्ड एंड दिस इज द कंसेप्ट। इसके बाद अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझाते हैं कि सुनामी एक्चुअली में है क्या। हमने ये तो जस्टिफाई कर दिया कि ये हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर कैटेगरी में आता है, हमने ये भी बता दिया ये ओशियन एंड सीज के साथ कनेक्टेड है। अब हम समझाते हैं कि ये हैं क्या। हार्बर वेव्स हमने लिख दिया है, तो ये किस तरह की वेव्स हैं उसको समझाते हैं। मैं अब आप उतार लूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, जब आप ओशियंस की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पानी की 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, वाटर की 3 मूवमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं? सबसे पहला तो वाटर करंट होता है, दूसरा वेव्स होती हैं, और तीसरा टाइड्स होते हैं। तीनों मूवमेंट के रीज़न अपने आप में टोटली डिफरेंट हैं। अगर हम बात करें वाटर करंट की, तो वाटर करंट के ओरिजिन होने के रीजंस बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट रीज़न है डेंसिटी का डिफरेंस। पानी के कॉलम में डेंसिटी डिफरेंस आता है, वो आता है ड्यू टू द सैलिनिटी। और एक डेंसिटी रीजन से दूसरे डेंसिटी रीजन की तरफ पानी जाता है। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग ऑफ द वाटर होता है एंड सिंकिंग ऑफ द वाटर होता है। जहाँ पर पानी सिंक कर गया है ड्यू टू द हाई डेंसिटी, वहाँ पर आपको क्या नजर आएगा? पानी तो सिंक हो चुका है, तो वहाँ पर वॉइड क्रिएट हुआ है, तो उसको फिल करने के लिए सरफेस वाटर उस तरफ मूव करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस तरह से एक वाटर करंट मूवमेंट क्रिएट होता है। ये एक अलग एस्पेक्ट है। इसी की तरह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी डेंसिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है और उसकी वजह से भी करंट मूव होते हैं। तो आपको वर्ल्ड लेवल पर हॉट एंड कोल्ड करंट नजर आते हैं। तो करंट की खासियत क्या है वाटर करंट की? वाटर करंट एक नदी की धारा की तरह बहता है, और इसकी सबसे मेन खासियत ये है कि वाटर करंट में वाटर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। वाटर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। उसका एग्जांपल आपके सामने बहुत बड़ा खड़ा है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे, उसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से एक वाटर स्ट्रीम निकलती है, एक वाटर करंट निकलता है, जिसे आप गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये वार्म वाटर करंट है, और यहाँ से फ्लो करते हुए ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के साथ लगते लगते न्यू फाउंडलैंड से एकदम ईस्टवर्ड मूव कर जाता है, और ये पहुँच जाता है यूके, यूरोप। और वहाँ के टेम्परेचर को ये जितना डाउन होना चाहिए उतना नहीं होने देता, बढ़ा के रखता है, क्योंकि ये वार्म करंट है। और यूके का वो लैटिट्यूड कोल्ड रीजन में फॉल करता है। वार्म करंट जब कोल्ड रीजन में गया तो इसने वहाँ के टेम्परेचर को फॉल नहीं करने दिया, मेंटेन रखा, थोड़ा बढ़ा करके रखा।
तो मतलब कुल मिलाकर के पूरा का पूरा वाटर का वो ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है, तो एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ द वाटर आती है करंट के अंदर। लेकिन जब आप बात करते हैं वेव्स की, तो सबसे पहले तो वेव का ओरिजिन क्या होता है, वेव मोस्टली विंड एक्शन से जनरेट होती हैं। तो वेव एक तरह से वाटर को मूव नहीं करती है, मतलब वेव बिल्कुल वैसी ही है जैसे अगर कोई शिप या कोई स्वैन पानी में खड़ी है, आपने पत्थर फेंका है, उसमें रिपल्स बने हैं, रिपल्स आपको मूव करते देखेंगे, लेकिन शिप या स्वैन वहीं रहेगी, सिर्फ इस तरह से करती रहेगी। लेकिन अगर आप नदी के पानी में या वाटर ओशियनिक करंट में कुछ भी रखिए, वो उसके बहाव के साथ, आपने बड़ी कागज की कश्तियाँ चलाई होंगी, कोई ऐसी बात नहीं, तो वो करंट के साथ मूव कर जाती है ना, दैट्स वाई इट्स नेम इज करंट ना, क्योंकि ये डायनेमिक है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपने साथ सब कुछ चीज़ें लेकर के जाता है। लेकिन वेव में वाटर मूव नहीं करता है, वाटर मूव नहीं करता है, लेकिन आप कहते हैं वेव मिलती है, तो वही तो फिनोमेना समझाना है, बस फिर आपको सुनामी समझ आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि उस पर्टिकुलर वेव मूवमेंट में वाटर पार्टिकल तो सिर्फ सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, 1 2 3 4, बस ये समझ लीजिए ये सारे सर्कुलेशन मोशन कर रहे हैं, और इसके ऊपर जैसे कोई पटा चल रहा है, जैसे गन्ने का रस की मशीन है ना, बात समझ में आई। गन्ने की रस की मशीन को चलाने वाला वो जो पहिया है, वो तो वही है ना, वो मूव कर रहा है, तो गन्ने के रस का पटा चल रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह। इतनी बात समझ में आई। अब चक्कर ये है, पटा कॉन्टिन्यूअस है, पानी यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो फिर कॉन्टिन्यूअस फीलिंग कैसे देता है वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए इतना समझो कि वेव जो है इनका ओरिजिन हवा के साथ टकराने से जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो विंड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और दूसरा, इसमें वाटर पार्टिकल सर्कुलेटरी मोशंस रखते हैं, और वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। एक्चुअली में वेव वाटर का मूवमेंट नहीं है, वेव इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। वेव क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट द मूवमेंट ऑफ द water from one place to another place, it's a kind of movement of energy from the one place to the another place, और उस movement of energy को कैरी करने वाला जो कैरियर है वो वाटर है। ठीक है, हमें पटे की तरह एक पहिए से छोटे पहिए तक मूव एनर्जी को कराना है। कराने के लिए पहिए की जगह यहाँ पे पानी है। समझ आई? पहिया कहीं नहीं गया, पटा गया। समझ आई? समझाते हैं, कैसे नहीं समझ आएगी, अभी समझ आ जाएगी। इसके बाद आ जाती है टाइड्स। टाइड्स के ओरिजिन होने के रीजन दूसरे हैं। टाइड जो है वो टाइडल इम्पैक्ट से क्रिएट होती है, जैसे सन एंड मून का ज़्यादा रहता है, सन का कम रहता है, क्योंकि सन बहुत दूर है, डिस्टेंट है, मून क्लोज है, छोटे होने के बावजूद भी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो सन और मून के इम्पैक्ट की वजह से आपको हाई टाइड, तो टाइड हाई एंड एब फॉर्मेशन सरफेस पे ग्लोब पे मिलती रहती है ओशियन वाटर्स में। तो टाइड तो टाइडल इम्पैक्ट से बन रहा है। वेव विंड के साथ फ्रिक्शन के कारण से बन रही है। वाटर में डेंसिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है। क्लियर हुई सारी बात? और टाइड वेव की तरह मूवमेंट नहीं करती है। टाइड वेव की तरह मूवमेंट नहीं करती है। वेव हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है विद वर्टिकल ऑसिलेशंस। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है विद वर्टिकल ऑसिलेशंस। टाइड में हाइट है। टाइड में क्या है? हाइट है। तो टाइड कौन सी मूवमेंट करती है? वर्टिकल मूवमेंट करती है। ओके, क्लियर हुई बात? अब हम सारे कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि सुनामी क्या है, सुनामी इज अ टाइड, बिग नो, सुनामी इज नॉट अ टाइड। तो सुनामी टाइड नहीं है। कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे यहाँ पर? आई बात समझ में? सेकंड इंपॉर्टेंट बात, सुनामी करंट है, तो सुनामी करंट भी नहीं है। सुनामी एक खास तरह की वेव है। सुनामी क्या है? वेव है। बट जब हमने इसमें बात की कि ये वेव है, तो हम इसको नॉर्मल वेव से अलग कर देंगे। ये नॉर्मल वेव नहीं है, इट इज अ सुनामी वेव। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब कुछ जगह पर यह भी लिखा होगा कि सुनामी इज अ टाइड। आप पूछेंगे कि सर हमने ये पढ़ा था कि कहीं कहीं पे लिखा था सुनामी इज अ टाइड, तो ये क्या था? तो सुनामी को टाइड का नाम इसलिए दिया जाता है ड्यू टू इट्स हाइट, जो वो हाइट एक्वायर करती है, और जिस पे इम्पैक्ट किसका पड़ता है? आपकी कोस्टल कन्फिगरेशंस का, कि कौन सी यू शेप गल्फ या बे है या वी शेप गल्फ या बे है। फनल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है नहीं, और एनर्मस हाइट अचीव कर जाती है, जो 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी। 30 मीटर्स तक चली गई थी, यानी कि 100 फुट, 100 फुट तक उसकी ऊंचाई चली गई। आई बात समझ में?
इतनी बात क्लियर। तो टाइड इसे इस वजह से नहीं कहा जाएगा कि ये सन एंड मून के टाइडल इम्पैक्ट की वजह से बनती है। आई बात समझ में आपको? इस वजह से इसे टाइड नहीं कहा जाएगा। ड्यू टू इट्स हाइट और ड्यू टू द लॉन्ग वेव लेंथ इसको टाइड बोलते हैं। क्लियर हुई? ड्यू टू इट्स हाइट ऑन द कोस्टल जोन्स ऑन द शोर्स एंड ड्यू टू द लॉन्ग वेव लेंथ हम इसको टाइड भी बोल देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल सेंस में आप जिसे टाइड कहते हैं वो टाइडल इम्पैक्ट की वजह से बनती है, उस वजह से सुनामी नहीं बनती है। तो ये गलती नहीं करनी। लेकिन हम इसको जब टाइड बोलते हैं तो किस सेंस की वजह से बोलते हैं? ड्यू टू इट्स लॉन्ग वेव लेंथ एंड इट्स हाइट अचीव्ड इन द शोर एरियाज, इसे हम टाइड भी कहते हैं। अदरवाइज इट्स अ सुनामी, इट्स अ हार्बर वेव, इट्स अ हार्बर वेव। तो ये वेव है, बट फिर आप कहेंगे कि सर ये कौन सी वेव है? इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वेव। तो नॉर्मल वेव और सुनामी वेव का डिफरेंस तो हम अभी करेंगे। उसके पहले हमें बात अब ये करनी होगी कि सुनामी आती कहाँ से है, कैसे आती है, सुनामी के ओरिजिन के कारण क्या है, कारक। इतनी बात क्लियर हो गई? हमने जस्टिफाई कर दिया सुनामी पानी में होने वाली किस तरह की गतिविधि है। अब उसे जस्टिफाई, उसके फिनोमेना तो हम सारे समझेंगे जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मल वेव से। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो सुनामी है किन किन कारणों से हो जाती है। ओके, जब हम सुनामी की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट रीजंस आते हैं, उन सभी कारणों से होती है। बहुत से लोग इसे इस बात से कंफ्यूज कर जाते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से होती है। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ये कंफ्यूज करते हैं अर्थक्वेक, तो देयर इज अ बिग नो। ये सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से नहीं होती है, पहली लाइन मेरी। और दूसरा, ये सभी अर्थक्वेक की वजह से नहीं होती है, दूसरी लाइन। फिर आप पूछेंगे सर कि सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से नहीं होती तो किस किस वजह से होती है? वो सारे रीजंस अभी बता दूंगा। और फिर आप ये पूछेंगे कि सर ये सभी अर्थक्वेक से नहीं होती तो किस किस अर्थक्वेक से होती है? तो फिर मैं आंसर दूंगा जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 6 या उससे अबव हो। फिर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हर 6 या उससे अबव मैग्नीट्यूड वाले से सुनामी आएगी? तो फिर मेरा आंसर होगा नो। जिस 6 या उससे अबव मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक में जो क्रस्टल मूवमेंट है, जो सी फ्लोर मूवमेंट है, वो वर्टिकल भी होना चाहिए, नॉट ओनली हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ है, वर्टिकल मूवमेंट इन द प्लेट नहीं हुआ है, तो जितने भी 6 और 7 का जो भी आपका मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, सुनामी नहीं आएगी। दीज आर द क्वेश्चन जो स्टेटमेंट एंड असर्शंस में आपको यूपीएससी में सुनामी के लेवल पर पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, जिसपे आपको एक एक बारीकी का ध्यान रखना है कि सिर्फ अर्थक्वेक से नहीं होती, सभी अर्थक्वेक से नहीं होती। कुछ अर्थक्वेक हाई मैग्नीट्यूड के इसके लिए चाहिए, सभी हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से नहीं होती। ठीक है, डन? इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि सुनामी किस किस वजह से होती है। तो पहला रीजन तो मैंने बता ही दिया, अर्थक्वेक की वजह से होती है। अब आप कहेंगे सर फेनोमेना बता दें, तो वो तो मैं बताऊंगा ही, अर्थक्वेक की वजह से होती है। दूसरा, यस, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होती है। वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है, उसकी वजह से होती है। वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हो जाएगा, उसकी वजह से होगा। तीसरा, लैंडस्लाइड्स की वजह से होती है, हाँ बिल्कुल होती है। चौथा, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट से होती है, हाँ होती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट से होती है, वेरी गुड। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स इम्पैक्ट से हो जाती है। उसके बाद आप कहेंगे सर मैनमेड हज़ार्ड से भी होती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। फिर आप पूछेंगे सर एटमॉस्फेरिक रीजन की वजह से भी होती है। यस, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस की वजह से भी आ जाती है। बस आ जाती है, टेंशन नहीं लेने की बात, होती है। इतनी बात समझ में आई? ये सारा समझ में आ गया आपको? तो अर्थक्वेक्स की वजह से होती है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होती है, लैंडस्लाइड होती हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस हो जाते हैं। इन सभी कारणों से आपको सुनामी देखने में नज़र आती है। तो अर्थक्वेक का ही मेन है, तो वो बाद में लेते हैं क्योंकि वो मेन बॉडी का पार्ट है लेक्चर का। हम पहले ये सारे समझा देते हैं। इसमें से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। जब आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स कई बार इतने ह्यूमंगस साइज के होते हैं कि अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर में एंटर होने के बाद भी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलने के बावजूद भी वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और अपनी किसी न किसी
एक अच्छे साइज में वो अर्थ के ओशियंस को इम्पैक्ट करते हैं और उसके बाद सुनामी क्रिएट होती है। तो सर आप मुझसे पूछेंगे कि सर फिर कैसे इम्पैक्ट करते हैं सुनामी क्रिएट होती है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द सुनामी? तो सुनामी को क्रिएट होने के लिए चाहिए ऑलवेज ट्रेमर। क्या चाहिए? एक ट्रेमर। फिर आप कहेंगे कि सर ये जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस वाला आपने समझाया ये ट्रेमर पे जस्टिफाई करके दो, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा मेरा थ्योरी, है ना। मैक्सिमम आपको मैक्सिमम क्लोज लेके जाना है कि आप कभी गलती ना करें, ठीक है। इस वे में पढ़ाने का रीज़न क्या रहा? सुनामी बहुत ही जनरलाइज सेंस में पढ़ ली जाती है, लेकिन क्वेश्चन बड़े स्पेसिफिक आते हैं। बहुत से लोग इसे अर्थक्वेक से जोड़ेंगे, फिर थोड़ा उससे हाई डिग्री पे जाएंगे तो ट्रेमर से जोड़ देंगे, फिर ट्रेमर से जोड़ के भी आप फंसोगे, क्योंकि सारी ट्रेमर से भी नहीं आती, कुछ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस से भी आती है, फिर उनका क्या। तो फिर यहाँ पर अब मैं लिटरल और परफेक्ट वर्ड देने जा रहा हूँ कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है वाटर कॉलम का। तो वाटर कॉलम इक्विलिब्रियम, जब ये वाटर कॉलम इक्विलिब्रियम डिसरप्ट होता है तो सुनामी आती है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यह इक्विलिब्रियम डिसरप्ट ट्रेमर्स की वजह से होता है, और ट्रेमर का कारण अर्थक्वेक भी हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट भी हो सकता है, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ट्रेमर का रीज़न ये सारे हो सकते हैं। इसकी वजह से ट्रेमर की वजह से ये क्या बन जाता है? वाटर कॉलम का इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट होता है। बट वाटर कॉलम इक्विलिब्रियम एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस की वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है, उस वजह से भी सुनामी आ जाती है। आई बात समझ में? तो देखिए वाटर जैसे हर चीज़ ने अपना एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव किया हुआ है। ये आपके सामने कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट ये उसका शोर, फिर ये उसकी स्लोप, फिर आप चले गए बेड पे, सी बेड आ गया, सी बेड से आगे गए, फिर स्लोप, फिर शोर, फिर आप आ गए कॉन्टिनेंट पे। वाटर ने अपने आप को जो अंडर वाटर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोज हैं, अंडर वाटर आइलैंड्स हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से इस सी बेड के ऊपर बैलेंस किया हुआ है, अपना मास डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और एक बैलेंसिंग अचीव की हुई है, ठीक है। इसी बैलेंस के साथ तो बेटा अर्थ रोटेट कर रही है। अब आप खुद देखिए कि अर्थ रोटेट कर रही है और वाटर जैसी फ्लूइड चीज़ हुर्र होके उड़ के नहीं जा रही। क्यों उड़ नहीं सकती ना? वेव्स तो आती हैं ना। वाटर उड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसमें वेव्स आ रही हैं ना। तो वेव्स आ रही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉन्टिनेंट्स में हवाएं चल रही हैं ना, तो अर्थ अपने आप को मैनेज करके चल रही है, बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटी ऑल्सो। इसलिए हर चीज़ ग्रेविटी से इम्पैक्टेड है, ग्रेविटी खींच के रखती है। अब कुल मिलाकर के कहानी ये आ जाती है कि फिर इक्विलिब्रियम डिसरप्ट कैसे होता है। तो सबसे पहला एक रीज़न पढ़ लेते हैं इसका, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट ये मानते हैं कि आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले तो अर्थ बनी, आपको पता है हेडियन एरा, ईऑन, उसके बाद आप आ गए फिर आर्कियन में। तो आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि इस अर्थ को बहुत ही बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स ने इम्पैक्ट किया होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं ना प्रॉपर बनी थी, कंप्लीटली बर्न नहीं होते होंगे जब भी एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में एंटर होते थे और फिर आकर के सरफेस के साथ टकराते। तो जब वो ओशियन बॉडीज में टकराए हैं तो इतना ज़बरदस्त इक्विलिब्रियम डिसरप्ट हुआ है, उन्होंने गिरने के बाद जैसे आपने बड़ी सी एक पॉन्ड में एक बड़ा सा पत्थर फेंका तो क्या होता है, दोनों चारों दिशाओं में पानी रिपल की तरह फैलता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो ये कहते हैं कि ओशियन वाटर सर्ज कर गया चारों दिशाओं में और सारे के सारे कॉन्टिनेंट पूरा ग्लोब कवर हुआ एक्सेप्ट द सम हाई पॉइंट्स, जिसकी वजह से लाइफ एक्सटिंक्ट हुई एक पॉइंट पे आकर के। ठीक है, सारी चीज़ों को इन्होंने क्या, इस चढ़े हुए पानी ने क्या कर दिया, एक्सटर्मिनेट। सो एक्सटर्मिनेशन ऑफ द लाइफ इस वजह से भी हुई है ड्यू टू द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, और ये लेकर के आए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले सुनामियाँ। लेकिन रीसेंट हिस्ट्री में हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। रीसेंट हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल सुनामीज आई हैं, रिटन डाटा अकाउंट्स जब हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारे पास ऐसा मटेरियल नहीं अवेलेबल है। क्लियर बात, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऐसा कभी हो चुका है। डन। सेकेंड हम स्टडी करते हैं लैंडस्लाइड्स। देखिए अभी अभी जो 22 दिसंबर 2018 को इंडोनेशिया में सुनामी आई है, जिसने लगभग वहाँ पर
250 लोगों की जान लेने का काम किया है। ये सुनामी लैंडस्लाइड की वजह से आई है। और लैंडस्लाइड क्या है? 1927 में किसी ज़माने में वहाँ पर एक आइलैंड फॉर्म हो गया था, और वो आइलैंड जो फॉर्म हुआ है दैट इज़, जो उसका पर्टिकुलर नाम पड़ा है दैट इज़ अकाना करकाटोवा आइलैंड्स। अब ये जो आइलैंड्स वहाँ पर फॉर्म हुआ, आज ये माना गया है कि उसका साउथ वेस्ट एंड वेस्टर्न रीजन का मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डेब्रिस सारा स्लाइड कर गया है। और वो जब स्लाइड हुआ है ओशियन के अंदर, तो उसने स्लाइड होने के बाद वाटर मास को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया? डिस्पर्स, उसने थ्रस्ट किया उसको। उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिसरप्ट हुआ, और वाटर अपना वापस से क्या अचीव करना चाहेगा? इक्विलिब्रियम। और जब उसने इक्विलिब्रियम अचीव करने का प्रयास किया है तो वेव्स क्रिएट हुई हैं, और उन वेव्स ने सुनामी क्रिएट की है। ये फिनोमेना भी प्रैक्टिकली समझेंगे। तो इस तरह से ऐसा माना गया है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाने की वजह से बहुत सारा मास जो है वो कोस्टल एरिया में चला जाता है। इसकी वजह से वहाँ के जो वाटर बॉडी है उसमें एक इक्विलिब्रियम के स्टेट को हार्म पहुँचती है, जिसकी वजह से वाटर अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करने की टेंडेंसी के चक्कर में वेव्स लेकर के आता है, और ये सुनामी वेव्स बन जाती है। आई बात समझ में? क्लियर? लेटेस्ट एग्जाम्पल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये किस वजह से लैंडस्लाइड हो जाते हैं, उसके रीज़न तो कई बार अर्थक्वेक आता है, और उस अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। अर्थक्वेक मान लीजिए, अर्थक्वेक का एपिसेंटर जो है वो कॉन्टिनेंट में था, सी बेड में नहीं था। उसका एपिसेंटर कौन सी प्लेट में था? कॉन्टिनेंटल। लेकिन अब कॉन्टिनेंटल एरिया में माउंटेन शेक कर गए हैं जो ओशियन विसिनिटी में है, उसकी वजह से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डेब्रिस चला गया, तो भी सुनामी आ जाएगी। अदरवाइज सुनामी तब आती है जब आपको कौन एपिसेंटर कहाँ बनना चाहिए? बीनीथ द वाटर। सुनामी कब आती है? जब एपिसेंटर कहाँ बनना चाहिए? बीनीथ द वाटर। बट अगर बीनीथ द वाटर ना बन करके भी उस अर्थक्वेक ने लैंडस्लाइड इतना बड़े लेवल पे करा दिया अलोंग द कोस्ट लाइन, तो भी आपको उस अर्थक्वेक की वजह से फिर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से आपको सुनामी फेस करनी पड़ सकती है। तो इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक हम ये देखते हैं, तो इसका एपिसेंटर बीनीथ द सी तो नहीं है। दूसरा कि इसने कोस्टल टोपोग्राफी को कितना इम्पैक्ट किया है, उसको देखने के बाद हम जज कर लेते हैं कि सुनामी आने वाली कि नहीं आने वाली। आई बात समझ में? ओके, आपको अपने आप ही पता लग रहा है मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस क्या करना है। ओके, इसी तरह से होना है। उसके बाद हम बात करते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस। आप जानते हैं कि ऑन द लैंड वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, और जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है बहुत ज़बरदस्त ट्रेमर्स आते हैं। फिर अंडर द वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। आज कई सारे आइलैंड्स आपके सामने खड़े हैं। उसकी वजह से जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत ही ह्यूमंगस वाटर मास वहाँ से डिसलोकेट होता है, डिस्पर्स होता है, और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम हार्म होता है, और फिर इसकी वजह से सुनामी आती है। आई बात समझ में? क्लियर? दूसरा, वॉल्केनो की वजह से और कैसे आ सकता है? वॉल्केनो मान लीजिए बना हुआ है अंडर द ओशियन, और उसका जो माउथ था वो जम चुका है विद द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा। आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट पढ़ा, आपने देखा जहाँ पे डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ पर अंदर से मैग्मा जब सरफेस पे आ रहा है तो वो लावा बन रहा है, दोनों तरफ जम रहा है, हार्ड क्रस्ट बन करके सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर प्लेट मार्जिन खत्म हो रहा है सबडक्ट करके, दूसरी तरफ प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वहाँ पर फिर सरफेस पे आने के बाद वो नेचुरली सरफेस बनना भी तो है, क्रस्ट बननी भी तो है, ये तो एक फिनोमेना है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो ऑलरेडी बने हुए वॉल्केनोज हैं, इन वॉल्केनोज का ये जो माउथ है, जिसे हम क्रेटर भी कहते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है तो कार्डेरा भी कह देते हैं, तो ये जो क्रेटर है इसका माउथ चोक हो रखा है मैग्मा की कूलिंग की वजह से। तो अब नेचुरली माउथ चोक हो चुका है, उस पर ऊपर भी पानी एकोमोडेटेड है, अब पानी एकोमोडेटेड है। अचानक से अगर ये माउथ ओपन हो जाता है और वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, माउथ ओपन हो गया है, सारा का सारा पानी अंदर सिंक हो जाता है। तो इसकी वजह से भी पानी यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ इक्विलिब्रियम, और दोनों दिशाओं से पानी उसे फिल करने के लिए जब आएगा तो ये जो वाटर मास में अपने इक्विलिब्रियम का डिसरप्शन किया ये भी सुनामी क्रिएट करेगा। तो कई बार आप पढ़ेंगे कि ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द क्रेटर देयर इज़ अ सुनामी, वो इस वजह से होता है। सिर्फ इरप्शन ही नहीं, कोलैप्स से भी हो जाता है। किसी भी तरह से हर जाब क्या करना है, हमें डिसरप्शन करना है किसमें? वाटर के अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट में। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करते हैं लिटरली, पहले तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हुए हैं जब भी हमने नागासाकी हिरोशिमा पढ़ा, उसको छोड़े। अगर आप टेस्टिंग पर्पसेस से भी अंडर वाटर, अंडर द सी, ऑन द आइलैंड्स,
क्लोज टू द शोर लाइन, इनकी वजह से भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, और उन ट्रेमर्स की वजह से भी जो वाटर मास का इक्विलिब्रियम है कॉलम का वो डिस्टर्ब होता है, और इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। और ये एक बहुत प्रोमिनेंट हज़ार्ड बनता चला जा रहा है आज के दिनों में। आई बात समझ में? कंपन पृथ्वी का बढ़ता चला जा रहा है क्रस्टल रीजन का। उसके बाद हमने देखा एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, वाटर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द मूवमेंट ऑफ द करंट एंड द वेव, और ये जो वाटर वेव्स मूव कर रही हैं, टाइड्स मूव कर रही हैं, इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है उसके ऊपर आने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, टेम्परेचर का। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ही ज़बरदस्त अल्टरेशन हो जाए सडनली, तो फिर उसके अंडर आने वाला वो जो वाटर कॉलम है उसमें भी ज़बरदस्त चेंजेस इंड्यूस हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि सारी कहानी प्रेशर की है। आपने एक टेंट लगा रखा है पार्क में, टेंट को कोई इशू नहीं है, हवाएं चलनी बिल्कुल बंद हो गई हैं क्योंकि लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर हो गया, टेंट बिल्कुल स्टेबल खड़ा है। अब इस लो प्रेशर के समय तो टेंट बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, थोड़े ही समय में जब बहुत तीव्र गति से हवा आएगी तो वो जो टेंट के बैम्बू है, उन बैम्बू के ऊपर जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ था, वो तीव्र आने वाली हवा उस सारे के सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब भी खत्म करेगी तो बैम्बू के वो जो बैम्बू पॉइंट है वो अपने आप हवा में, तो आप देखिए जब भी देखिएगा तूफान आता है, टेंट लगा होता है, उसके बैम्बूज ऊपर उठने लग जाते हैं, 6-6 इंची 1-1 फुट ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। दो रीजंस हैं, एक तो उसके अपर रीजन में प्रेशर खत्म कर दिया जाता है, और दूसरा अंदर हवा भी भर जाती है। लेकिन पूरी तरह से भी अगर बैम्बू बंद है चारों दिशा से तो भी आप देखेंगे उठना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? सो द थिंग इज कि इसी तरह से अगर वाटर कॉलम है उसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त अल्टरेशंस हो गई हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉर्म सर्जेस हो रहे हैं। इन सारे प्रैक्टिसेस की वजह से भी बहुत ह्यूमंगस वाटर कॉलम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है, और वो वाटर कॉलम जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, इसकी वजह से एक इम्बैलेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, और उस इम्बैलेंस की वजह से भी सुनामीज आती हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज द अर्थक्वेक। ओके, अगर आप वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड सुनामीज के बारे में जानना चाहते हैं, अर्थक्वेक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इंडोनेशिया चले जाए। इंडोनेशिया में सुंदा स्ट्रेट्स का रीजन है, जावा सुमत्रा का इलाका है, और वहाँ पर आपको करकाटोआ एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ नज़र आती रहेगी, जिसके अराउंड 1883 में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक भी आया और वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुए हैं, और वो पर्टिकुलर रीजन है जो आपको वॉल्केनिक इरप्शन ओरिएंटेड सुनामीज दिखाता रहता है। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अगर आप लैंडस्लाइड रिलेटेड देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर आते रहते हैं और किस तरह के होते रहते हैं, तो करकाटोआ की टेरिटरी तो है, लेकिन आप साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट जैसे कि चिले का रीजन चले जाएं, वहाँ पर आपको लैंडस्लाइड रिलेटेड नज़र आएंगी, और दूसरा आप नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स न्यू जर्सी एरिया में चले जाएं, वहाँ पर आपको लैंडस्लाइड रिलेटेड सुनामीज एक्सपीरियंस हो जाएंगी। ओके, तो न्यू जर्सी एरिया में लैंडस्लाइड रिलेटेड सुनामीज आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक रिलेटेड। तो मोस्टली आपको ये कहा जाता है कि सुनामीज आर द सी सिस्मिक वेव्स, सुनामीज आर द सी सिस्मिक वेव। ये एक लिहाज से तो ठीक है कि सिस्मिसिटी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से आपको सुनामी मिली है, बट हर जगह पर तो ये हम इसको करेक्ट नहीं मानेंगे ना, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो दे आर नॉट सी सिस्मिक वेव्स। तो एक लहजे में तो ये बात ठीक है, लेकिन एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक ट्रेमर से कनेक्टेड है, और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेमर जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से कनेक्टेड हैं, और ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हम अर्थक्वेक ओरिएंटेड जितने भी सुनामीज़ हैं उनको हम सिस्मिक सुनामीज़ कह देते हैं। तो इन्हें हम सी सिस्मिक वेव्स इस वजह से कहते हैं। अब हम इस प्रोसीजर को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम इंडोनेशिया के कोस्टल एरिया में सुमात्रा रीजन में आए हुए अर्थक्वेक को रेफर करेंगे, जिसकी वजह से 26 दिसंबर 2004 की सुनामी आप सबको देखनी पड़ी, और जो मैग्नीट्यूड था उस अर्थक्वेक का वो था 9.2 MW स्केल के ऊपर। ओके, रिक्टर स्केल MW रिवाइज्ड स्केल, उसके ऊपर आपको कितना देखने को पड़ा था? 9.2, कहीं कहीं पे 9 भी लिखा हुआ है फिगर। चले आगे बढ़े। क्या हुआ उस पर्टिकुलर टाइम में, अब ध्यान से समझना, टेंशन नहीं लेना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक आपके पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और उधर है आपके पास पूरी की पूरी यूरेशियन प्लेट,
नॉर्दर्न साइड में देयर इज यूरेशियन प्लेट और नीचे आपके पास इंडो यूरेशियन प्लेट है। अब यही की सारी यूरेशियन प्लेट की आगे कॉन्टिन्यूशन इधर आ जाती है बर्मीज प्लेट। तो आपके सामने बर्मीज प्लेट है म्यांमार, बर्मा प्लेट, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक ट्राई जंक्शनल पॉइंट बनता है इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड बर्मीज प्लेट। ऐसे में इंडियन प्लेट ऑलवेज नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। तो इंडियन प्लेट एंड बर्मीज प्लेट का कन्फ्रंटेशन हुआ। दोनों प्लेट के कन्फ्रंटेशन के बाद किसी भी एक प्लेट के ऊपर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट दोनों आते हैं ना, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट दोनों ही आते हैं ना एक प्लेट के ऊपर। तो दोनों प्लेट का कन्फ्रंटेशन हुआ। ऐसे में जो इंडियन प्लेट का जो सी प्लेट है, जो सी फ्लोर है, दैट इज हैवी एज कम्पेयर टू द बर्मीज प्लेट का लैंड। तो बर्मी प्लेट का जो लैंड पार्ट है उससे इंडियन प्लेट का सी प्लेट वाला पार्ट हैवी था। तो लंबे समय तक दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हो रहा है। इसकी वजह से, इस रिजिडिटी की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। प्रेशर बहुत ह्यूमंगस बिल्डअप हुआ, बहुत ज़बरदस्त। दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट फोर्स के साथ एक दूसरे को प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं। प्रेशर, स्ट्रेस और रिजिडिटी की वजह से बिल्डअप होता चला गया। अर्थक्वेक वाला लेक्चर सुनिए इसको समझने के लिए अच्छे से। लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट पर जाकर के सर जो रॉक रिजिडिटी है, रॉक शियर स्ट्रेंथ है, वो क्रॉस हुई और इनके बीच में क्या क्रिएट हुई, जो स्ट्राइक स्लिप, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या हुआ, स्ट्राइक हुए, देन दे स्लिप, देयर इज अ सबडक्शन, दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द फॉल्ट, इट्स अ स्ट्राइक स्लिप। तो मेजॉरिटी ऑफ द सुनामीज वर्ल्ड लेवल पे कौन से अर्थक्वेक से आती है, स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक। कौन से, स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक्स। ये पर्टिकुलर इंडियन ओशियानिक प्लेट सबडक्ट कर गई बर्मीज लैंड प्लेट के अधीन। ओके, अब इसकी वजह से होगा क्या, इस चीज को समझो। सबसे पहले तो बड़ी मूवमेंट ये हुई कि 10 to 20 मीटर्स तक, 10 to 20 मीटर्स तक वो जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का सी प्लेट वाला पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट हो गया। 10 to 20 मीटर तक वो मूव कर गया। जब 10 to 20 मीटर तक उसकी मूवमेंट हुई तो उस मूवमेंट एरिया को कवर करने के लिए वाटर पहले उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ रश हुआ कि उसको मैं फिल करूं फटाफट जा करके, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि 10 to 20 मीटर का मूवमेंट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़बरदस्त वॉइड क्रिएट हो गया और पानी फटाफट उसको भरने के लिए वहाँ गया। अब जैसे ही ये मूव हुई 10 to 20 मीटर और उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त वे में इसका क्या हो गया, सबडक्शन। और जैसे ही सबडक्शन हुआ तो वो जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का ये नीचे चला गया, ये कॉलम तो ऊपर आ गया ना, यहाँ पर पानी आया पहले इसको फिल करने के लिए। जैसे ही इसको फिल किया यहाँ पर एकदम से अप थ्रस्टिंग हुई। अप थ्रस्टिंग होने के बाद एकदम से वही पानी रेज्ड हुआ, एकदम से वही पानी क्या हुआ, रेज्ड हुआ। जब वो वाटर कॉलम एकदम से रेज्ड हुआ तो ग्रेविटी ने उसको एकदम से क्या किया, वापस खींचा कि तू वापस आ। एक तरफ वो रेज हुआ, ग्रेविटी ने उस ऊंची उठती हुई क्रेस्ट को वापस रस्सी डाल के खींचा तो ट्रफ बना। तो देयर इज अ क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो देयर इज अ ऑसिलेशन, देयर इज अ ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन को फिर रोकना नामुमकिन है क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है कि पूरी की पूरी चद्दर बिछी हुई है। ये सेंटर के रीजन से मैंने चद्दर खींच ली ऊपर को, तो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, इंडिया, अंडमान निकोबार, सारे रीजन से मैंने सेंटर से चद्दर खींची तो सारे रीजन से चद्दर खींच जाएगी ना। सारे रीजन से पानी रिट्रीट कर गया था, सारे कोस्टल एरिया से वाटर क्या कर गया था, रिट्रीट। वाटर रिट्रीट होने का रीजन क्या है, सबसे पहले वाटर रिट्रीट हुआ उस पर्टिकुलर 10 to 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को फिल करने के लिए। जैसे ही उसको फिल किया, अब दो वजह से वाटर रिट्रीट करेगा, एक तो या तो डाउन जाए या फिर रेज हो, या तो मैं पैर से इस चद्दर को नीचे की तरफ दूं तो भी चद्दर खिंच जाएगी, और या फिर मैं इसको पकड़ के ऊपर खींचूं तो भी चद्दर खिंच जाएगी। अल्टीमेटली नीचे गया, उसके बाद अप थ्रस्टिंग हुई, वाटर कॉलम ऊपर गया, ग्रेविटी ने उसे नीचे खींचा, ये ऊपर देन नीचे, और ये ऊपर जाने के बाद ये जब नीचे गया है तो ये जो मूवमेंट है ये नेक्स्ट रिपल क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी, ये पहली क्रेस्ट ग्रेविटी की वजह से एक ट्रफ को जन्म देगी, ये ट्रफ नेक्स्ट क्रेस्ट को जन्म देगी। इसकी वजह से वहां से क्रिएट हुए रिपल्स। कौन सी डायरेक्शन में, क्वेश्चन अगर आए, जहां पर एपिसेंटर बनता है अर्थक्वेक का वहां से सारी डायरेक्शन में सुनामी की वेव्स बनती है, नॉट इन वन डायरेक्शन, इट इज ओमनी डायरेक्शनल।
क्यों? चद्दर चहों दिशा से खींची थी। और जैसे आपने तालाब में पत्थर फेंका, आप मुझे बताएं वेव्स किस दिशा में बनती हैं? ऑल डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर? अब हम इसका सारा फिनोमेना आपको समझाते हैं। अब हम समझते हैं कुछ कंसेप्ट्स, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये कैसे काम करेगा। इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होंगी। चलिए आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि वेव क्रेस्ट क्या होती है सिंपली, तो ये वेव क्रेस्ट है, ओके, और ये वेव ट्रफ है। दिस इज वेव ट्रफ, वेव क्रेस्ट, वेव ट्रफ, वेव क्रस्ट, ओके। तो ये जो वेव क्रेस्ट और वेव ट्रफ है, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, डन। ये भी क्रेस्ट। तो पहला तो आपको ये टर्म क्लियर हो गई। अब आपसे ये पूछा जाए कि वेव हाइट क्या होती है, वेव हाइट एक्चुअली में क्या होती है, तो उसके लिए आप एक चीज़ समझो। ये जो पर्टिकुलर हाफ ऑफ द, ये पूरी की पूरी क्या थी? वेव क्रेस्ट थी ना। ये जो हाफ ऑफ द क्रेस्ट होता है, ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो हाफ ऑफ द क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो दो क्रेस्ट हैं इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब आपके सामने मैं एक कंसेप्ट रखता हूँ कि जितनी बार आप रस्सी को ऐसे करेंगे उसमें क्या क्रिएट होंगी? ज़्यादा क्रेस्ट एंड ज़्यादा ट्रफ्स, ज़्यादा क्रेस्ट एंड ज़्यादा ट्रफ। तो एक कंसेप्ट आता है वेव फ्रीक्वेंसी, जिससे आप क्या पता लगा पाते हैं? वेव की स्पीड का। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ये पॉइंट है, एक सेकंड के अंदर कितनी क्रेस्ट पास हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, ये तो हो गई डेफिनेशन। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी क्रेस्ट पास हो रही है, ये क्या हो गई? वेव फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? तो जितनी ज़्यादा क्रेस्ट यहाँ से पास हो रही हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी उतनी कम है। क्यों वेलोसिटी कम क्यों है? अप डाउन में ज़्यादा टाइम दे रही है फॉरवर्ड होने के कंपैरेटिवली। वर्टिकल मूवमेंट जो है वो ज़्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक सेकंड में बहुत ही कम क्रेस्ट क्रॉस हो रही हैं, तो मतलब वेव की लेंथ बहुत है। फिर वेव की लेंथ बहुत है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़बरदस्त है। आई बात समझ में? वेलोसिटी बहुत है, यहाँ से उठी थी और अब यहाँ जा कर के दूसरी बन रही है। इसको समझाता हूँ कैसे। एक धागा लीजिए, उसे इस तरह से क्लोज लेकर के आइए, वो देखिए क्रेस्ट बनाएगा, और थोड़ा लंबा रहेगा तो थोड़ी सी ट्रफ भी बना देगा। ये क्लोज है, तो ये अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है? इतना है। इसी धागे को क्रेस्ट और ट्रफ तो रहेगा, लेकिन हम थोड़ा दूर करना शुरू करें, क्रेस्ट ब्रॉड होने लग जाएगी, ट्रफ भी ब्रॉड होने लग जाएगा। धागा वही है, लेकिन अब हम यहाँ तक आ गए, तो अल्टीमेटली अब क्रेस्ट यहाँ है और ट्रफ यहाँ है, धागा वही था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो नेक्स्ट वेव यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर के जब वेव फ्रीक्वेंसी कम हो तो वेव लेंथ ज़्यादा होती है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इससे वेव ट्रैवल फास्ट करती है। क्योंकि वेव ट्रैवल कैसे करती है? वेव को ट्रैवल करने का तरीका क्या है? ऑसिलेशंस ऑफ द वाटर, वाटर ऑसिलेशन। और वाटर ऑसिलेशन क्या है? सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। ये सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल, सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल, सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल। वेव एनर्जी इसके ऊपर है, राइड कर रही है। वेव एनर्जी किस पे राइड कर रही है? यहाँ पे इसका बना क्या? क्रेस्ट। और यहाँ पर फॉल करने लगेगी तो बनेगा ट्रफ, लेकिन इतने में दूसरा रोटेटर उठा लेगा इसको, क्या बनेगी? क्रेस्ट। गिरने लगेगी, बनेगा ट्रफ, इतने में दूसरा रोटेटर उठा लेगा, क्रेस्ट बन गई। गिरने लगेगी, इतने में फिर से ट्रफ बन नहीं रहा है अभी, फिर से दूसरा रोटेटर इसको उठा लेगा। तो मल्टीपल रोटेटर काम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल। तो इसकी वजह से अब ये क्या बन रही है? एक तरह की वेव
इसे ही हम वेव कहते हैं ना। Yes. तो वाटर तो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर रहा है, मूव तो क्या कर रही है, हर रोटेटर से दूसरे रोटेटर में एनर्जी इंड्यूस, फिर चाहे विंड से करा दो या फिर अर्थक्वेक से करा दो, मूव तो एनर्जी कर रही है ना बेटा। सीस्मिक एनर्जी थी अर्थक्वेक में, वो सीस्मिक एनर्जी रिलीज हुई, उसके रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, वाटर कॉलम मूव हुए, और वो वाटर कॉलम मूव होने के बाद वो एनर्जी को ट्रेवल करना है, वो ट्रेवल करने के लिए क्या करेगी, रोटेटर डेवलप हो गए, वाटर पार्टिकल रोटेशन मूवमेंट करने लगे, उसके ऊपर अब वो दौड़ रही है घोड़े की तरह, दरियाई घोड़ा जैसे दौड़ रहा है, चर 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 चर। तो ये है स्मॉल वाटर वॉर्टेक्स। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो इसको इतना ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो फॉरवर्ड मूवमेंट स्लो हो जाएगी ना। Yes, sir. लेकिन अब हम ये बनाते हैं, ये क्या बन रही है, क्रेस्ट है ना, यहाँ पे ट्रैप बनेगी, यहाँ पे नया रोटेटर उठा लेगा क्रेस्ट, नया रोटेटर उठा लेगा क्रेस्ट। अब ये देखिए क्रेस्ट और ये देखिए क्रेस्ट, तो वाटर पार्टिकल मूवमेंट क्या हो गया, देखिए बहुत ह्यूमंगस, यहाँ पे क्या था बहुत कम, यहाँ पे बहुत ह्यूमंगस। तो दो क्रेस्ट भी उतनी डिस्टेंस पे आ गई, क्योंकि वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता चला जाएगा। जो मैंने धागे वाली एग्जांपल दी थी उसमें धागा वही था, मैं उसे क्लोज लेके आया तो ये क्रेस्ट बनी और ये ट्रफ बना, एम्पलीट्यूड देखिए कितना है। लेकिन जैसे ही मैं उसी धागे को दूर लेकर के गया, धागा उतना ही है, लेकिन अल्टीमेटली वेव की लंबाई देखिए कितनी हो गई, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होने की वजह से। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड कम रहेगा तो लेंथ ऑफ द वेव ज्यादा रहेगी, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा तो वेव नहीं होगी। क्या होगा फिर, वाटर करंट होंगे। एम्पलीट्यूड ही नहीं है तो वेव काहे का भाई, समझ आ गई बात। तो मुद्दे की बात ये है कि एम्पलीट्यूड होगा तो वेव होगी, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा वेव की लेंथ उतनी ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई आपको। और ये फिगर 2 समझ आ गई आपको। पहले तो वो मैंने पॉइंट जस्टिफाई कर दिया कि वाटर मूव नहीं करता है, उसके सरफेस पे एक एनर्जी मूव कर रही है। अब बात करते हैं सुनामी के कॉन्टेक्स्ट में। सुनामी के कॉन्टेक्स्ट की क्या कहानी है। अगर आप नॉर्मल वेव की बात करते हैं, जो नॉर्मल वेव आपको नज़र आती हैं, नॉर्मल वेव के आने का टाइम डिफरेंस जो रहता है वो 1 सेकंड से कई बारी 25 सेकंड तक जाता है। यानी कि 1 सेकंड से 25 सेकंड, और मेजॉरली एक्सेप्टेबल फिगर इज द 5 to 6 सेकंड से 25 सेकंड का सक्सेसिव पीरियड रहता है। क्या मतलब है इसका, एक क्रेस्ट के आने के बाद दूसरी क्रेस्ट के आने का टाइम, एक क्रेस्ट के आने के बाद दूसरी क्रेस्ट के आने के टाइम का बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव पीरियड। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वेव की, तो ये 5 सेकंड से 25 सेकंड के बीच की बात है, क्लियर। लेकिन जब हम बात करते हैं सुनामी की वेव की बात जब हम करते हैं, तो ये 1 मिनट से लेकर के 2 से 2.5 घंटे तक चला जाता है। एक वेव से दूसरी वेव के आने का टाइम डिफरेंस मिनट से आवर्स तक चला जाता है, और वो सिर्फ सेकंड्स तक ही सीमित है। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ देखिए आप, उसकी वेवलेंथ कितनी लॉन्ग है, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट का डिस्टेंस कितना है, तो कितनी वेवलेंथ हो जाती होगी। अगर आपसे पूछे कोई कि कितनी वेवलेंथ, तो 500 किलोमीटर तक की वेवलेंथ हो जाती है, 500 किलोमीटर तक की वेवलेंथ हो जाती है। आई बात समझ में, क्लियर। इसी की वजह से इसकी रफ्तार पर भी फिर इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो आपको समझा देते हैं। सुनामी की रफ्तार अलग अलग अर्थक्वेक और अलग अलग इंडक्शन रीजंस की वजह से जो उसे इंड्यूस करते हैं वेरी करती है, लेकिन हमने उसकी जो रफ्तार पाई है वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर से लेकर के 900 और 950 किलोमीटर तक पाई है। मतलब जेट प्लेन की रफ्तार से भी चलती है ये। कितनी रफ्तार से, 50 किलोमीटर से 950 किलोमीटर की रफ्तार तक। और जो इंडोनेशिया में टच हुई थी 800 किलोमीटर की रफ्तार से अबव थी। तो 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जानते हो कितनी होती है। तो अल्टीमेटली ये रफ्तार, फिर आपने कहा सर क्यों वेरी हुई, तो ये रफ्तार वेरी होने का एक रीज़न है वेवलेंथ। और वेवलेंथ आपने पूछा कि सर क्यों वेरी हुआ, तो वेवलेंथ होने का रीज़न ये है कि जो रोटेटर्स हैं वो रोटेटर्स का साइज़ क्या है,
और रोटेटर का साइज आपने देखा, रोटेटर क्या है, द सर्कुलेटरी वाटर पार्टिकल। रोटेटर का साइज आपने देखा कितना ह्यूमंगस है यहाँ पर। तो रोटेटर्स फिर मतलब सरफेस वेव सिर्फ सरफेस पे चलती है और सुनामी सरफेस से बॉटम तक होती है। मतलब जो रोटेटर है वाटर पार्टिकल वो सरफेस से बॉटम तक रोटेट कर रहे हैं, तभी तो इतने बड़े हैं ना, तभी तो इतने। तो जितना डीप वाटर उतनी हाई वेलोसिटी। सुनामी का कंसेप्ट समझ आ गया? जितना डीप वाटर उतनी हाई वेलोसिटी, जितना शैलो वाटर उतनी कम वेलोसिटी। तो 50 किलोमीटर तब हो जाती है जब वो शोर को टच करने जाती है, और 900 किलोमीटर तब होती है जब डीप ओशियन में होती है। तो फिर अब आप पूछेंगे कि सर 50 किलोमीटर हो गई 900 किलोमीटर से, तो ये तो एनर्जी ड्यू टू मोशन थी ना, काइनेटिक एनर्जी, तो फिर सर ये हैवॉक कैसे हुई, ये डिस्ट्रक्टिव कैसे हुई? तो इसका एक बहुत यूनिक फिनोमेना, इसमें वेव वेलोसिटी का फर्क आ जाता है लेकिन टोटल कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यानी कि एनर्जी इज 100% कंजर्व्ड इन द सुनामी। वही काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी ड्यू टू द शैलो वाटर डेप्थ इन द हाइट, और वो बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए 100 फुट तक जाती है, इसलिए हैवॉक क्रिएट करती है। क्यों? एनर्जी तो खत्म ही नहीं हुई ना, वो तो घोड़े की तरह सरफेस पे सवार होके आ रही थी, उसे कुछ तो करना है, एनर्जी कहीं तो निकलना है, और वो उसका एक ही तरीका डिसिपेशन। और डिसिपेशन कैसे हुआ? डिस्ट्रक्शन से। डिस्ट्रक्शन कहाँ किया उसने? बिल्डिंग से इम्पैक्ट किया, पेड़ों को उखाड़ा, कुछ भी करके वो डिसिपेट हो गई। किसमें? वापस से एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, लैंड में। लेकिन वो ओरिजिन से लेकर के आप तक इंटैक्ट थी, एनर्जी लॉस इसमें नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज डिजास्टरस। आई बात समझ में? इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी का क्या होता है? कन्वर्जन, काइनेटिक से पोटेंशियल में। और वो क्यों होता चला जा रहा है? रोटेटर छोटे होते चले जाएंगे। रोटेटर जैसे जैसे शोर की तरफ जाओगे छोटे, और रोटेटर छोटे तो फिर एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो वेलोसिटी कम, लेकिन वेव हाइट मैक्सिमम। अब क्या रट्टा मारना, तो लॉजिक ही क्लियर हो गया। सुनामी जड़ों में चली गई है आपके। अब आपको मैं टेक्निकली लिख के पढ़ाऊँ एम्पलीट्यूड ये है, तो रोटेटर समझ आ गए ना, फिर जिंदगी में कुछ तंग नहीं करेगा। और बड़े बड़े वाटर कॉलम तो कहाँ नजर आएंगे? बड़े बड़े ओशियंस में। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप कहेंगे सर तो बड़ी आम सी बात है, हम क्यों जान पे खेलते हैं किनारे पे बैठे हुए? खेलना पड़ेगा। क्यों? आपका तर्क होगा कि सर इतने शिप आप बताते हो समुद्रों में घूमते रहते हो, वो बता नहीं सकते सुनामी आ रही, सुनामी उनको दिखती ही नहीं है। वाई? वेव लेंथ इतनी लॉन्ग है 500 किलोमीटर की, कि एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है। इतना कम एम्पलीट्यूड होने के नाते समुद्र में नॉर्मल मूवमेंट होती रहती है। वो कहते हैं कोई पता क्या ही कुछ नहीं है, ओके डन, हमारा शिप तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्वैन और शिप को तो कुछ नहीं हो रहा ना, अंदर से रिपल तो निकलते जा रहे हैं। उनको पता लगता है जब वो शोर पे टच करती है कि अंदर से कुछ नीचे से ये गुजरा था, और ये पता लग जाता है हाथियों को, इसलिए दौड़ के चढ़ जाते हैं पहाड़ों पे। वो देख लेते हैं, कहते हैं पानी खिंच गया है, जोर से वो चीखे आ गई उनके कानों में, और सारे दौड़ जाते हैं पहाड़ों की तरफ। उसी समय पता लगता है सुनामी आने वाली है। और जब भी सुनामी आने वाली हो, एक खास चीज़ पाई गई है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, 2-3 महीने पहले खास लाल पूंछ वाली मछलियाँ आने लग जाती हैं जाल में, और वो इतनी बढ़ जाती है, उसे रेड बेट कहा गया है। मछुआरे कह देते हैं भाई खत्म है काम, 2 महीने में कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये डीप ओशियन फिश है, और ये हमेशा वहाँ पर होती है जहाँ पे अपवेलिंग ऑफ द वाटर हो। और इंडिया में मोस्टली ये अपवेलिंग ऑफ द वाटर होता है वेस्ट कोस्ट में, लेकिन सुनामी आने से पहले सिस्टम चेंज होता है और ईस्ट कोस्ट में अपवेलिंग ऑफ द वाटर होने लग जाता है, इसलिए ईस्ट कोस्ट पे अपीयर होने लग जाती है। डीप ओशियन की फिश ओशियन शोर पे नजर आने लग जाती है, लाल पूंछ वाली 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। समझ लो आपदा आने वाली है। और जब जब ये जालों में पकड़ी गई है, मछुआरों को कई बार इतनी मिलती है कि वो दंग रह जाते हैं। जब जब ये पकड़ी गई है उसी समय में डिजास्टर आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, तो सुनामी के रिलेटेड ये मोटा मोटा पता लगा आपको? ये डीप ओशियन में नहीं दिखती, इट इज इम्परसेप्टिबल। क्यों? ड्यू टू द ह्यूमंगस वेवलेंथ, it is very smooth, it is not like this. Why? Because of the big rotator beneath the surface. और वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही अब जितना बड़ा रोटेटर है आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ये ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन उसमें वेग कितना,
वो कितने बड़े वाटर कॉलम को मूव कर रहा है, पूरा का पूरा वाटर कॉलम, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लगती होगी, यू कैन इमेजिन। फिर वही सारी जाके शोर पे निकलती है। 3 किलोमीटर डीप तक सुनामी चली जाती है, 3 किलोमीटर 3000 मीटर तक अंदर चली जाती है। और इसका जितना आना नुकसानदायक है, इसका रिट्रीट करना उतना दुगना नुकसानदायक है। जाने टाइम सब साथ ले जाती है और दुगनी रफ्तार से जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर कॉलम बना था वो तो एक क्रेस्ट बनी ना कहीं डीप ओशियन, उसके बाद में एक ट्रफ बना। वो जो ट्रफ बना, अब हम इसका जन्म समझाते हैं, पूरा कंसेप्ट समझाते हैं। ये पहला क्रेस्ट बना, डन। और ये जो क्रेस्ट बना, इस क्रेस्ट ने अपने सराउंडिंग क्या बनाए, 2 ट्रफ बनाए। एक इस क्रेस्ट ने क्या बनाए, 2 ट्रफ। और कोई भी जो ट्रफ, ये जो क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट को अब एंड किस में होना है, अपने बगल वाले ट्रफ में। और जब ये इस ट्रफ में एंड होगी तो हर ट्रफ किसको जन्म देता है, एक क्रेस्ट को। वो क्रेस्ट को किस में खत्म होना, अपने सामने वाले ट्रफ में। तो जब आप इसे ओशियन से शोर तक देखना चाहेंगे तो रीजन सीन कुछ ऐसा बनता है। आइए, अब आप कहेंगे कि सर जब मैंने फिल्मों में देखा है तो शेषनाग की तरह दिखती है किनारे पे आती हुई। क्यों? क्योंकि वो पूरे क्रेस्ट का आधा स्लाइस दिखा, आधा कट गया। रीजन क्या था अभी समझा देंगे। ओके, तो आधा दिख रहा है, वो ऐसे शेषनाग की तरह दिख रही है। जैसे सर्फिंग करते हैं तो सर्फ होते हैं, क्योंकि आगे का हिस्सा तो उसका कट ही गया है ना, वो तो है ही नहीं। क्यों? ओशियन में ऐसा नहीं था, ओशियन में पूरी थी। तो कैसे होता है, जब ओशियन से बनेगी, यहाँ पे एपिसेंटर बना था, एक डायरेक्शन में बनाते हैं, तो ओशियन में बन रही तो ऐसे है। मार्कर खत्म हो गया, लो भाई। ओशियन में बन रही है तो ऐसे है, जैसे ओशियन से किनारे जाएगी तो इसका डायरेक्शन कैसा होने लग जाता है, ऐसा। और एक टाइम पे कैसी हो जाती है, जस्ट ऐसी। जस्ट ये चीज आपको नजर आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, देन ये। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, ये पर्टिकुलर एरिया में वाइट कैप। जो वेव्स होती है ना, नॉर्मल वेव्स, उन नॉर्मल वेव्स का ब्रेक पॉइंट आता है। वो ब्रेक कर जाती है ना, जो आपको लहरें नजर आती हैं वो ब्रेक करती हैं। जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होती हैं, वो ब्रेक वाला रीजन वाइट नजर आता है ना, वहीं से आप उसका ब्रेक आइडेंटिफाई करते हो, उसे वाइट कैप रीजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इट इज अ वाइट कैप रीजन। क्लियर हुई बात? और वो वाइट कैप रीजन के बाद आपको प्रॉपर क्रेस्ट बनती दिखती नहीं। उसके बाद वो पानी वहां पर गिरता है और क्या बनती है, नई वेव। आप देखेंगे एक वेव खत्म होकर नई वेव को जन्म देती है, दूसरी वेव खत्म होकर के तीसरी वेव को जन्म देती है। अल्टीमेटली वो वेव तो वहीं रहती है, आप तक वो पानी तो वहीं रहता है, आप तक क्या आई, सिर्फ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? वो जो लास्ट में वाटर कॉलम है, पीछे से आ रही वेव ट्रेन ने लास्ट वाले को भी उछला दिया। जैसे मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरे आगे कोई खड़ा है, कोई खड़ा, तो डोमिनो इफेक्ट बना है। मैंने यहाँ से एक पत्ता गिराया है, गिरेगा लास्ट पत्ता ही, लेकिन आपको तो पूरी एक मूवमेंट नजर आएगी ना। लेकिन मेरा पत्ता आपको नहीं मिला, आपको वही पत्ता दिखा जो आपके पास था। आपको हर्ट उसी ने किया जो आपके क्लोज था। मैंने तो सिर्फ यहाँ से एक इम्पैक्ट दिया, पर मेरा हर गिरता हुआ पत्ता दूसरे खड़े पत्ते को गिरा रहा है। इससे मूवमेंट क्रिएट हो रही है, इसे ट्रेन मूवमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? और इस तरह से वेव्स काम करती हैं, बिना एक जगह से दूसरी जगह मूव किए। वाटर बिना एक जगह से दूसरी जगह मूव किए आपको क्या ट्रांसफर करके देता है, एनर्जी। वो एनर्जी या तो उसे विंड ने दी है, या उसे किसने दी है, किसी न किसी वॉल्केनो ने, लैंडस्लाइड ने, या किसी भी रीजन से। तो दोनों सेंस में वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। नॉर्मल वेव से सुनामी वेव डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? ओके, कोई टेंशन तो नहीं। अब आपसे कुछ तर्क वितर्क कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। सुनामी वेव्स अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल सेंस में, तो कौन सी वेव्स हैं? इट इज अ शैलो वाटर वेव्स। इट इज अ शैलो वाटर वेव। शैलो वाटर वेव क्यों है? आपको कहाँ दिखी है ये? आपको ऑब्जर्व कहाँ हुई है? शैलो वाटर से। ओके, तो सुनामी वेव्स आर शैलो वाटर। सुनामी वेव्स बनती कहाँ है? डीप ओशियंस में। कहाँ बनती है? डीप ओशियंस में। ये फेरोशियस एंड बहुत ही हिमंगस कब बनेगी? जब जितना डीप वाटर कॉलम होगा। तो इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जितना डीप वाटर कॉलम होगा। इनकी हाइट मैक्सिमम कहाँ होगी? जितना शैलो वाटर होगा, और वेलोसिटी वहाँ पर रुक जाएगी। इनके वेवलेंथ ऑलवेज क्या रहेंगी? बहुत ही लॉन्ग। इसकी वजह से एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा, इसके लिए ये इम्परसेप्टिबल ही नहीं रहती, कोस्ट पे ही फील होती है। आई बात समझ में? दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें
ये एक रिपल इफेक्ट की तरह जन्म लेती है, जिसमें पहली क्रेस्ट एक ट्रफ को और दूसरा वही ट्रफ एक नई क्रेस्ट को जन्म देने का काम करता है।